हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। आज जो हमारी वीडियो है वो हमारी मैग्नेटिज्म को हम स्टार्ट कर रहे हैं। और मैग्नेटिज्म में हम जो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट है, जो आपका क्लास 12 का फोर्थ चैप्टर है, तो क्लास 12 का फोर्थ चैप्टर को हम आज डिस्कस कर रहे हैं। और उसमें आज हम 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। नंबर 1 हम करेंगे बायो-सेवर्ट लॉ। नंबर 2 हम करेंगे स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर या स्ट्रेट कंडक्टर। और थर्ड करेंगे हम करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। इन तीनों की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है उसके बारे में बात करेंगे, डायरेक्शन के लिए बात करेंगे, और फाइनली हम डिस्कस करेंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके नीट में आए हुए हैं और जो आपके यहाँ आ सकते हैं। तो चैनल पर नए हैं, कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट रह जाता है आप कमेंट कीजिए, आपको समझ में आता है तब भी आप कमेंट कीजिए। जो आपका एक कमेंट है वो उसकी मीनिंग मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हैं यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं बायो-सेवर्ट लॉ से। तो बायो-सेवर्ट लॉ में आपने पढ़ा होगा, अगर आप ड्रॉपर हैं, कि कोई करंट कैरिंग अगर हमारा कंडक्टर है, बायो-सेवर्ट लॉ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर आपका कोई, जैसे जनरली आपको ऐसे ही एक डायग्राम मिलेगा, तो इसमें अगर एक जो करंट है, कोई हमारी वायर है या कोई कंडक्टर है जो हमारा आई करंट कैरी कर रहा है, तो एक स्मॉल जो हमारा एलिमेंट है, करंट एलिमेंट है आइडियल, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, उससे किसी थीटा एंगल पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, मान लीजिए वो dB है, तो उसकी वैल्यू हम बायो-सेवर्ट के अकॉर्डिंग, जैसे आपने कूलम्ब्स लॉ निकाला वैसे ही हम बायो-सेवर्ट लॉ से जो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं वो म्यू नॉट ओवर 4 पाई, ये वहाँ पर जैसे वहाँ पर आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई। और आई डी एल साइन थीटा, आई डी एल करंट एलिमेंट है और उसके बीच का जो एंगल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ये हमारा वैल्यू होता है। दूसरी बात यहाँ पर ध्यान देने की ये है कि जो हमारा इसका वेक्टर फॉर्म होगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई, तो आप ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि म्यू नॉट ओवर 4 पाई की एक फिक्स वैल्यू होती है और जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷। बाकी यूनिट आप लिख सकते हैं न्यूटन, एम्पियर, एम्पियर -2 या हेनरी मीटर -1। डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट यूनिट आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म लिखें तो आई डी एल इंटू आर ओवर, नीचे आपको आर क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपका ये एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब आप देखिए इसी में इम्पॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम इस लॉ में जो डायरेक्शन निकालेंगे वो निकालेंगे जो परपेंडिकुलर होगा किसके, डी एल और आर के, ठीक है। तो डी एल क्रॉस आर जो है वो हमारी डायरेक्शन होगी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की। अब बात ये आती है इसको आप कब लगाएंगे, तो इसको आप तभी अप्लाई कर सकते हैं बच्चों जब आपका मैग्नेटिक फील्ड आपके जो वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो ये आपका बायो-सेवर्ट लॉ था जिसका भी हेल्प हम आगे लेंगे। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, दूसरा जो हमारा आज है वो है स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर, तो स्ट्रेट कंडक्टर का भी आपको फॉर्मूला बताया जाएगा, फिर उसके बाद डायरेक्शन बताई जाएगी। तो स्ट्रेट कंडक्टर का जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, अब वो कंडक्टर फाइनाइट है या इनफाइनाइट, इस पर बहुत डिपेंड करता है। तो जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है या करंट कैरिंग, आप इसको एक करिए स्ट्रेट वायर कर लीजिए, ये भी सही होगा, ठीक है। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ठीक है। तो स्ट्रेट वायर का जब आप निकालेंगे, मान लीजिए आपका ये कोई एक वायर है, एक वायर है, इसका आपको किसी पॉइंट पी पे यहाँ पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसमें कोई करंट बह रही है, मान लो ऐसे हमारी अपवर्ड डायरेक्शन में कोई करंट है
और ये डिस्टेंस हमारी r है। तो इस P से हम एंगल देखें अगर, तो यहाँ से अगर आप एंगल देखो बच्चों, तो एंगल क्या है, मान लो ये वाला एंगल θ1 है और ये वाला एंगल θ2 है। ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक r है। या तो आपको θ1 θ2 दिया रह सकता है, या आपको ये दिया रह सकता है कि ये वाला एंगल बीटा है और ये वाला एंगल अल्फ़ा है। ठीक है, दो तरह से इसका आप फॉर्मूला बना सकते हैं। तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका, वो होगा B इक्वल टू, आपका जो फॉर्मूला होगा या तो आप ऊपर वाला अप्लाई कर लो या नीचे वाला। यहाँ पर हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ। अगर आपको डेरिवेशन देखना है तो हमारी सेपरेट वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए, बच्चों, ये आपका स्ट्रेट वायर के दो फॉर्मूले हैं। अब इसमें बनते हैं तीन केस। अब वो केस क्या होंगे देखिए। अगर ये तो हमारी फाइनाइट वायर थी, ठीक है, पहला केस हमारा बन सकता है केस 1 इनफाइनाइट वायर। ठीक है, बेस्ट कंटेंट देने की पूरी कोशिश है आपको। ठीक है, तो आप बस पढ़ते जाइए और सिलेक्शन लेके हमको मैसेज कीजिए। तो केस 1 क्या है, इनफाइनाइट वायर। तो इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या है, समझ रहे हैं, ये दोनों एंड आपके इन्फिनिटी तक चले गए। तो जब ये दोनों इन्फिनिटी तक चले जाएंगे तो आपका जो ये जो साइन है, ये साइन θ1 है और θ2 जो है, ये कितने हो जाएंगे, θ1 और θ2 इस केस में 90 हो जाएंगे। ठीक है, तो 90 हो जाएंगे तो बी जो आ जाएगा वो आ जाएगा, साइन 90 होता है आपका 1, तो 1 और 1 2, इसको सॉल्व करेंगे तो आपने निकाला होगा 4πr। ये पूरे स्कूलों में यही बताया जाता है, हर जगह यही बताया जाता है कि μ0I/2πr होता है। ठीक है, अब अगर ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, सेमी इनफाइनाइट का मतलब समझ रहे हैं, केस 2 मैं भी आपको साफ दिखाऊंगा। सेमी इनफाइनाइट वायर कि एक एंड ही इनफाइनाइट है। तो एक एंड इनफाइनाइट है तो एक एंगल आपका क्या हो जाएगा, एक एंगल 90 हो जाएगा, दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका जो बी हो जाएगा वो हो जाएगा μ0I/4πr। क्लियर है यहाँ तक। तो फाइनाइट वायर हो गया, सेमी फाइनाइट वायर हो गया। केस 3 हमारा ये हो सकता है इसमें कि जैसे ये वायर है, इसमें कोई करंट आई है, इसके सामने कहीं पर पॉइंट है, मान लो ये है, तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, कैसे कह रहे हैं ऐसा, थीटा अगर आपका 0 होगा तो सब कुछ 0 हो जाएगा। ठीक है, देखो इनफाइनाइट वायर इसे कहते हैं, ये इनफाइनाइट वायर है। सेमी इनफाइनाइट वायर इसे कहते हैं। ठीक है, एक एंड पे पॉइंट आर है। तो ये इनफाइनाइट का फॉर्मूला है, ये सेमी इनफाइनाइट का है और ये फाइनाइट का। तो इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट और फाइनाइट, और ये कहाँ पर लगेगा, जब आपको स्क्वायर का दिया जाएगा या आपसे पूछा जाएगा कि किसी स्क्वायर के बाद आप किसका निकालो, किसका, जैसे कि क्यूब का निकालो। तो जो ऐसे फिगर है जहाँ पर हमारी फाइनाइट लाइन से जो फिगर बन रहे हैं, जो भी जितने भी हमारे रेगुलर पॉलीगन टाइप का चीज़ है, जैसे स्क्वायर है, क्यूब है और ट्राइंगल है, इनका तुम इसको लगा के करोगे। ठीक है, अब ये तो हमारे इसके मैग्नीट्यूड की बात हो गई। अब बात होती है डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और इसको इरेज कर रहा हूँ। तो अगर आप इसकी डायरेक्शन की बात करें तो क्या होगी, देखो बच्चों, कॉपी पेन उठाइए, नोट्स ज़रूर बनाइए। लास्ट टाइम में आपके नोट्स ही काम आएंगे। जैसे लास्ट टाइम में अपनी सेविंग्स काम आती है, वैसे ही हमारे नोट्स हैं। ठीक है, अब आपको अगर डायरेक्शन लेनी है, देखिए ये हमारी एक वायर है। ठीक है, मान लो हमें यहाँ पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका रूल क्या है, जो रूल है हमें करना क्या है, इसको राइट हैंड थंब रूल भी कहते हैं। आप क्या करिए, अपना जो फिंगर है आपका, या आप करिए जो थंब है आपका, उसको आप करंट की डायरेक्शन में रखिए, और जो फिंगर है आपके, उसको आप वहाँ को करिए जहाँ को आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, आप ऐसे कर दो कि एट विच मैग्नेटिक फील्ड बी कैलकुलेटेड, और जो आपका कर्ल करके कर्ल फिंगर करके जो डायरेक्शन आएगी
वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब इसमें अगर मैं देखूं तो देखिए क्या होगा, ये मैंने थंब रखा और ये मैंने फिंगर करी, ठीक है, और ये कर्ल की, समझ रहे, ये फिंगर रखा, ये कर्ल की। तो जब मैंने कर्ल की, देखो मेरे से कहाँ जा रही है, दूर जा रही है, इनवर्ड जा रही है, तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, इनवर्ड। फिर से समझिए, फिंगर रखा, थंब रख के फिंगर रखी, क्योंकि पी इधर निकालना था, कर्ल किया, तो हमारी जो कर्ल की डायरेक्शन है वो कहाँ को जा रही है, अंदर को, मेरे से दूर जा रही है, तो हम उसको इनवर्ट कहते हैं, ठीक है। इनवर्ट को आप ये भी कह सकते हो, परपेंडिकुलर इनवर्ट भी कह सकते हो, या आप कह सकते हो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ठीक है। और इसको जो रिप्रेजेंट करने का साइन है क्रॉस। अब सपोज मान के चलिए अगर आपको यहाँ पे निकालना होता, पॉइंट क्यू पे निकालना होता, तो आप क्या करते, थंब रखते ना, और हमेशा राइट हैंड का ही रखना है, ये भी याद रखना कि आपको राइट हैंड की ही, तभी तो इसको राइट हैंड रूल कहेंगे ना, राइट हैंड रूल कहते हैं इसको, तो राइट हैंड ही रखना है। तो आपने क्या किया, थंब रखा, ठीक है। अब हमें जहाँ को क्यू है, जहाँ पॉइंट है, वहाँ को अपनी फिंगर रखनी है, तो ऐसे ही रखना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इसको ऐसे मोड़ोगे तो आपकी तरफ आ रहा है, तो जब ये डायरेक्शन आपके पास आ रही है तो आप इसको कहोगे आउटवर्ड हो गया, तो ये डायरेक्शन हो गई आउटवर्ड, और आउटवर्ड को दिखाते हैं डॉट से। ठीक है जी, यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब अगला केस उठाते हैं सर्कुलर कॉइल। अब आपके पास है सर्कुलर कॉइल, ठीक है, तो जनरली ऐसी कोई रेडियस है, इसमें कोई करंट बह रही है आई, और एक्स एक्सिस पे निकालना है। तो इस पी पॉइंट पे, इस एक्सिस पे जब आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो कितना आएगा, मान लो ये पी पॉइंट है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों एक्सिस पे, वो होता है म्यू नॉट, एन है नंबर ऑफ टर्न, करंट कितनी है, और आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारे पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आपको इस ओ पॉइंट पे निकालना है, ओ पॉइंट मतलब आपको सेंटर पे निकालना है, तो सेंटर में एक्स आप जब जीरो रखोगे तो आ जाएगा म्यू नॉट एन आई ओवर 2r, ठीक है। एन अगर 1 होगा तो ये म्यू नॉट आई ओवर 2r हो जाएगा, ठीक है। इस फील्ड की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, बी मैक्स जो होगा, वो होगा आपका 4/, मैं डायरेक्ट आपको रिजल्ट बता रहा हूँ, इसको आपको मेमोराइज करना है, म्यू नॉट एन आई ओवर आर, और ये कहाँ पर होता है, एट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस r/2 पे, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले हैं। अब बात फिर वही आई कि सर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो यहाँ बहुत ईजी है डायरेक्शन। यहाँ पर देखो, ये 2 केस बना रहा हूँ मैं आपके लिए, 1 2, ठीक है। अभी डायरेक्शन तभी आएंगे आपको जब आप बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे। यहाँ पर मान लो आई ऐसे बह रही है, यहाँ पर ऐसे बह रही है, तो इसका जो रूल है उसको हम क्लॉक स्क्रू रूल भी कहते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, फिंगर को करंट की डायरेक्शन में मूव कराना है। तो जैसे ही ये मूव करवाया आपने फिंगर को, तो थंब जो बताएगा वो बी बताएगा। तो देखो इसमें जब आप कर रहे हो तो ये क्या आ गया, इस वाले में आउट हो गया है, तो ये आउट हो गया, और आउट को हम डॉट दिखा देंगे। और इस वाले में देखोगे थंब अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये इन हो गया, और इन वाले को क्रॉस हो गया। पहले वाले में हमें थंब को रखना था करंट की डायरेक्शन में, फिंगर को कर्ल करना था, तो बी आएगा। यहाँ फिंगर को रखना और थंब बताएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन का रूल हो गया। अब यहाँ पर देखिए, इसका कई बार ग्राफ पूछा जाता है, तो इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा, जैसे हमारा बी है और ये हमारा कोई डिस्टेंस है जैसे कि एक्स है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, और ये जो डिस्टेंस है -r/2, और ये है +r/2, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए, ये तो हमारा पूरी कॉइल का हो गया। अब जनरली आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कहेगा आपसे कि ये एक करंट कैरिंग कॉइल है, और ये इसका सेंटर O है, इसकी रेडियस R है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न 1 है, ठीक है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो आप कहोगे सर हम इसमें N1 रख देंगे। तो जो B, ये फुल वाली जो हमारी कॉइल है, कोई भी फुल कॉइल का जो हमारा है वो आ गया म्यू नॉट आई ओवर 2r। अगर इस कॉइल को मैं आधा कर दूँ, ठीक है,
अगर इस कॉइल को मैं आधा कर दूं, ये हो गई कॉइल मान लो, और रेडियस तो आधी रहेगी ना, और इसमें कोई करंट मान लो आई बह रही है, तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा फुल का आपका क्या कर दो, आधा कर दो, तो बी फुल बाई 2 कर दो, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई ओवर 4r। अगर आप सोचो इसको एक क्वार्टर कर दो, ठीक है, ये वाला क्वार्टर नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये वाला क्वार्टर है, आपके घर में आता रहता होगा या आपने देखा होगा कभी। तो बी फुल का 1 क्वार्टर कर दो, तो बी फुल का 4 कर दो, तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई ओवर 4 की जगह आपका 1 2 और इंटू हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। अब यहाँ से भी अगर मान लो आपने फिर इसका क्वार्टर की जगह पे सेक्टर कर दिया मान लो, और ये एंगल यहाँ पे थीटा है और ये आई करंट है, तो सेक्टर का जब आप निकालेंगे तो सेक्टर में एक इम्पॉर्टेंट बात है, थीटा बाई 2 पाई का इंटू कर दो बी फुल में, तो आपका करेक्ट वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो हमने क्या सीखा, एक हमारे पास रिंग थी, यहाँ पर हमने इसका ये फॉर्मूला यूज किया, सेंटर पे इतना था, मैक्सिमम ये हो गई। तो फुल का अगर हमने आधा कर दिया तो ये वैल्यू आ गई, आधे रिंग की आ गई। 1/4 पार्ट कर दिया तो 1/4 कर दो बी फुल का, सेक्टर का तो सेक्टर कर दो, ठीक है यहाँ तक। अब कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बी सेंटर ओवर बी एक्सिस निकालो, तो इसको डायरेक्ट अप्रॉक्सीमेशन करके आप दिमाग में रखिए। डायरेक्ट अगर आप इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो आएगा 1-3/2 एक्स स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, और एक्स जो है वो आर से अगर छोटा होगा तब, जब एक्स आपका आर से छोटा होगा, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखो। अब इसमें थोड़ा और आगे चलते हैं, कॉइल का कॉम्बिनेशन करते हैं, ठीक है। डायरेक्शन एक बार और समझ लो, अगर इसमें ये करंट बह रही है तो आपने क्या किया, फिंगर को उधर को ले जाना है, थंब कहाँ को आया, अंदर को, अगर आप देख रहे हो तो अगर अंदर को आ रहा है तो इनवर्ड हो गया, इनवर्ड मतलब क्रॉस, तुमसे दूर चले गया, क्रॉस कर दो। अगर इस एक दूसरा मैं कॉइल बनाऊं, इसमें करंट इधर बना दूं, तो देखो ये तुम्हारे मुंह पे आ रहा है थंब, अगर ऐसे होगा तो थंब मुंह पे आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, आउट में डॉट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डेरिवेशन नहीं होंगे, लेकिन उतनी चीज़ें ज़रूर होंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है या बेनिफिट देंगे आपको, ठीक है। कंप्लीट होगा 360, कंप्लीट हम इसको करेंगे, आप बस, आपकी जिम्मेदारी है पढ़ना और नोट्स बनाना, ठीक है। थोड़ा इसको और एक्सप्लोर करते हैं, तो जब इसको आगे आप एक्सप्लोर करोगे तो हम अगर कोएक्सियल कोएक्सियल क्या बना दें, कॉइल बना दें, ठीक है। और कोएक्सियल कॉइल को ही हम क्या बोलते हैं, हेलम्टोज कॉइल। और ये आपके एनसीईआरटी में है, तो आप ये मत बोलिएगा ये जेई लेवल पढ़ा रहे हैं नीट में, ठीक है। नीट और जेई के लिए देखो, मैं तो जेई वालों से कहता हूँ आप नीट का ज़रूर करके जाओ, क्यों, वो तो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। तो आपकी एनसीईआरटी अपने आप ही क्लियर हो जाएगी। तो कोएक्सियल कॉइल का मतलब है जैसे एक कॉइल ये है, एक कॉइल ये है, और इन दोनों के बीच में मान लो ये सेंट ओ है, ये O1 है। इस दो कोएक्सियल कॉइल को हम हेलम्टोज कॉइल तभी कहेंगे जब इन दोनों की रेडियस सेम होगी, रिपीट कर रहा हूँ, जब दोनों कॉइल की रेडियस सेम होगी, जब दोनों में करंट की डायरेक्शन भी सेम होगी, ठीक है, जब दोनों में करंट सेम होगी, सेम डायरेक्शन में होगी, और जब इनके बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस भी आर होगी रेडियस के बराबर, और यहाँ से लेके भी यहाँ तक की डिस्टेंस आर होगी, तब हम इसको बोलेंगे हेलम्टोज कॉइल। और उस केस में आपका जो बी ओ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपका होगा 8/5, ये आपके एनसीईआरटी में है, जब एडिशनल एक्सरसाइज शुरू होती है तो उसका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। हम कभी इसका डेरिवेशन भी करेंगे, अब मैं बहुत जल्दी डेरिवेशन सीरीज लाने वाला हूँ, तो उसमें हम इसको ज़रूर करेंगे। इसको अगर आप पॉइंट में याद करना चाहें तो इतना होगा। तो ये थी हमारी हेलम्टोज कॉइल या कोएक्सियल कॉइल, ठीक। अब कभी कभी कोएक्सियल ना होके मान लो आपकी है को कंसंट्रिक कंसंट्रिक और कोप्लेनर कोप्लेनर ये वाली कॉइल है, तो उस केस में इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा देखिए। अब मान लो जैसे
ये है, एक ये रही आपकी और एक आपकी ये रही। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक R1 है और यहाँ से लेके मान लो इसकी रेडियस R2 है। अब डिपेंड करता है, मान लो इसमें भी करंट इसी डायरेक्शन में है, दोनों सेम करंट है, मान लो डिफरेंट भी हो सकती है। तो अब जब आप इस सेंटर पे इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, अब आपको देखना पड़ेगा क्या, जो B है आपका, ठीक है, जो आपका B है, चाहे इसका हो चाहे हमारा वायर का हो, वो डिस्टेंस के 1/r के या r के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो जो r कम होगा उसका b ज़्यादा होगा, तो उसी का साइन आएगा, ठीक है। अब इसमें R1 जो है ना ये कम है, ऑब्वियस बात है, R2 बड़ा है, R1 कम है R2 से, तो B1 की जो डायरेक्शन होगी वही चलेगी, ठीक। अब यहाँ तो सेम डायरेक्शन है, अगर नहीं होती तब दिक्कत आ जाती। तो इस O पे इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये A कर लेते हैं, ये B कर लेते हैं, तो O पे जो होगा वो हो जाएगा BA, दोनों सेम डायरेक्शन में है, BA प्लस B कर लो, ठीक है। तो हो जाएगा म्यू नॉट आई एन आई होता है तो म्यू नॉट आई ओवर 2R1 प्लस म्यू नॉट आई ओवर 2R2, ये हो गया। और डायरेक्शन भी लोगे तो देखो ये बाहर को आ गया, बाहर को आ गया, आउट हो गया, आउट लिख दो या डॉट लिख दो, आपकी मर्जी। अगर इसी में ये जो करंट होती, ठीक है, मैं इसको इरेज करके अगर इधर को बना देता तब क्या होता, तब बी ओ पे आपका जो डायरेक्शन होगा, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ किसका डोमिनेट करता, पहले वाले का। तो B1 पहले आया और सेकंड वाले की रिवर्स करनी पड़ती, और B1 की डायरेक्शन कहाँ होगी, आउट, तो आउट आता। तो डायरेक्शन हमेशा उसी की ली जाएगी जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, भाई चलेगी उसी की ना, चलती किसकी है, जिसकी पावर ज़्यादा है। आप एक फॉर्च्यूनर लेके जाओ और आप एक ऑल्टो लेके जाओ, तो पुलिस वाला ऑल्टो को ज़रूर रोकेगा, लेकिन फॉर्च्यूनर रोकने से पहले सोचेगा कहीं ये ऊपर तक तो लिंक नहीं है इसके। तो वही यहाँ पर भी चल रहा है। यहाँ पर क्या है, बी क्या है, बड़ा है यहाँ पर बी, तो बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, उसकी वैल्यू डोमिनेट करेगी, उसकी डायरेक्शन भी डोमिनेट करेगी, दूसरे को फिर झुकना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग, तो ये माइनस करना पड़ेगा, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, सपोज आप ये एज्यूम करो कि कंसेंट्रिक कोप्लेनर रिंग ना होके आपकी नॉन कोप्लेनर और कंसेंट्रिक हो गई, तब क्या होगा, नॉन कोप्लेनर, ये मैं सारे आपको इसी पर बेस्ड करा रहा हूँ क्वेश्चन। तो नॉन कोप्लेनर, ठीक है, और कंसेंट्रिक अगर हो गई तो एक रिंग ऐसे होगी, ठीक है, और जो दूसरी रिंग होगी हमारी वो ऐसे होगी, ठीक। तो अगर इसमें करंट ऐसे बह रही है और इसमें ऐसे बह रही है, तो भैया जो पहली रिंग है इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर को हो जाएगा और दूसरी वाली मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगा। तो इस केस में एंगल 90, तो जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा। अगर ये थीटा एंगल है तो बी रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। अगर इसमें करंट I1 है, इसमें I2 है, या इसमें I1 कर लो, इसमें I2 है, तो ये हो जाएगी अंडररूट, वैल्यू रख दो, म्यू नॉट I1 स्क्वायर ओवर 2R होल स्क्वायर ही कर लो, चलो इसका होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस म्यू नॉट I2 ओवर 2R का होल स्क्वायर। ये आपका नॉन कोप्लेनर रिंग का निकल गया, सॉल्व कर दो। अगर आपसे कहेंगे भाई एंगल बताओ, तो टेन थीटा इक्वल टू आप लगा दो B2/B1, ठीक है ना। तो हमने कितनी सारी चीज़ें कर ली, 23 ही मिनट हो रहे हैं अभी। अब हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है फाइनाइट वायर का केस, फाइनाइट वायर का केस। और फाइनाइट वायर में मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ, हमने कहा था अगर इस P पॉइंट पे निकालना है और अगर ये एंगल आपको दिए हैं θ1 और θ2, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट आई 4πr, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस r है, साइन θ1 प्लस साइन θ2, ठीक है। और एक हमने अल्फ़ा बीटा के भी टर्म में लिया था। अब इसमें जनरली 3 केस आपसे पूछे जाएंगे, और वो 3 केस क्या होंगे, नंबर 1 ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का केस मान लो ये है,
ये एक ट्रायंगल है और ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। और इसमें कोई करंट मूव कर रही है, मान लो ये आई है, और ये लेंथ जो है यहाँ से लेके यहाँ तक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये लेंथ तीनों की बराबर है। आपसे कह रहे हैं कि इसके सेंटर ओ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो क्या बात है यहाँ पे, देखो कितने वायर हैं, 1 2 3, तो 3 वायर हैं, कोई भी एक वायर पकड़ लो और जो नेट निकलेगा वो आपका 3 टाइम B1 कर लो, किसी एक वायर का मान लो B1 है। तो इस डायग्राम में आपको क्या निकलना चाहिए कि भैया R क्या रखूँ, θ1 क्या रखूँ, θ2 क्या रखूँ, ख़त्म क्वेश्चन। तो इसको हम दोबारा बना रहे हैं, ये है। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये करंट कोई I है इसमें, और ये लेंथ L है। अब ध्यान से देखिए इस बात को, अगर मैं इसको मिलाऊं, ये सेंटर है हमारा O, तो O पर ये तीनों लाइनों कट करेंगे ऐसे, यहाँ पर ये लाइन O है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में अब देखो, हम इसको अगर θ1 कर दें, इसको θ2 कर दें, ये वाला, ये एक ले लो कोई जो अच्छी सी लाइन दिख रही है आपको, तो मैंने ये वाली ले ली, ये वाली, ठीक है। तो ये वाली कौन सी लाइन है, ये अगर आप इसको विजुलाइज करोगे थोड़ा सा, ये ऐसी है, देखो ये वाली। अब कहानी है θ1 और θ2 निकालने की। तो θ1 और θ2 कितना हो जाएगा, देखो ये 60, तो ये 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ये पूरा 60 60 60 होता है, तो आधा ये 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, 30 30 60। तो θ1 और θ2 तो निकल गए, 120 हो जाएगा, तो θ1 2 बराबर 60 60 हो जाएंगे। अब हमें आर भी चाहिए। आर कौन सी डिस्टेंस होती है, उस वायर से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, मतलब ये वाली डिस्टेंस आर है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस। तो आर जब आप निकालोगे तो इसमें टेन थीटा लगा दो, टेन थीटा 1 पे लगा दो या 2 पे लगा दो, तो कितना हो जाएगा, देखो टेन थीटा 1 हो जाएगा आपका। अगर आप इसको एस लेते हैं, इसको ओ लेते हैं, तो बी एस ओवर ओ एस, तो बी एस हो जाएगा L/2 ओवर ए हो जाएगा। तो यहाँ से ए आ जाएगा L/2 टेन थीटा 1, ठीक है जी। तो भैया एल आपको पता ही है, θ1 60 रखोगे तो √3, तो ए की वैल्यू आ गई L/2√3। ए भी आ गया, जो आपका आर था यहाँ पे वो ए आ गया। तो जो बी नेट आ जाएगा, बी नेट क्या आ जाएगा, 3 टाइम वैल्यू रख दो ये वाली, μ0I अपॉन में 4π, आर की वैल्यू रख दो ये वाली, तो L/2√3, और ये हो जाएगा sin 60 प्लस sin 60। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करें इसको, ये आएगा, कंप्लीट सॉल्व करें, 3√3 μ0I अपॉन में 4π, ठीक है, एल आ जाएगा ना, 4π एल। तो ऐसे निकालोगे आप किसकी वैल्यू, या ए रखो, अभी ए की वैल्यू ना नहीं रखी है इसमें, ए रहने दो इसको, ए की वैल्यू आप बाद में पुट कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पे ये हमारी पूरे की वैल्यू निकाल दी मैंने, ए निकाल के आपको दे दिया, एग्ज़ाम में आपको एल मिलेगा तो ये रख दो, तो आप चाहे तो इसको याद भी कर सकते हो। समझ रहे हैं, यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, एक वायर लिया, उस वायर का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया, ये वाला, क्योंकि 60 60 एंगल था। अब ये एल है ना, एल की वैल्यू ना रखो यहाँ पे, यहाँ पर आप ए ही रहने दो, ए को मैंने वैसे ही रहने दिया। sin 60 होता है आपका क्या, √3/2, तो 2 बार है तो √3 आ जाएगा, और नीचे ये बन गया। अगर आप ए रखेंगे फिर आप इसको सॉल्व कर लो। अब बात आती है डायरेक्शन की, तो आप डायरेक्शन कैसे निकालोगे भैया, तो देखो ये हमारा थंब की डायरेक्शन रखनी है ऐसे, ठीक है, और निकालना कहाँ पर है, ओ। आप इसको कर्ल करो, तो कर्ल करो, देखो ये जो फिंगर है कर्ल करके आपके मुंह पर आ रही है, ठीक है। तो जैसे ही आपके मुंह पे आएंगी तो क्या होगा, ये ऐसे आ रही है, तो ये आउटवर्ड हो जाएगा। आउटवर्ड को हम दिखाते हैं डॉट से। ऐसे ही आप निकाल सकते हैं किसका, स्क्वायर का। अब हम स्क्वायर देखते हैं, तो सेकंड केस लेते हैं स्क्वायर। स्क्वायर के केस में देखिए बच्चों, ये मान लो हमारा एक स्क्वायर है भैया, इसमें एक करंट बह रही है, ये। अब यहाँ पर निकालना है आपको, तो सिंपल सी बात है, अगर इसकी साइड ए है और इसमें करंट आई बह रही है,
तो इस ओ पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। तो क्या होगा, देखो ये आधा करोगे ना, अब यहाँ पर डिस्टेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम 2a मान लेते हैं। चलो 2a मानने से ये a हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर a ऑलरेडी हो गया, अगर आपको a देंगे तो a/2 हो जाएगा। मैं अपनी सिंप्लिसिटी के लिए आप यहाँ पर 2a ले रहा हूँ। तो ये एंगल हो जाएगा आपका θ1, ये हो जाएगा θ2। और आप बताइए मुझे θ1 और θ2 कितने हो जाएंगे। θ1 और θ2 हो जाएंगे 45, क्योंकि सेंटर में एंगल बनता है 90, 90 का आधा 45। और टोटल मैग्नीफिल्ड अगर इसकी वजह से B1 है, तो जो टोटल B नेट हो जाएगा वो 4 टाइम B1 हो जाएगा। तो B1 निकालिए, तो B नेट हो जाएगा आपका 4 टाइम B1 की वैल्यू हो जाएगी μ0I/4 पाई, R की वैल्यू A हो जाएगी। R वो डिस्टेंस है जहाँ तक आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, sin 45 प्लस sin 45। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। 45 1/√2 पूरे को सॉल्व करेंगे तो 4, ये 4 आ जाएगा √2। ठीक है, μ0I/4 पाई ए आपका निकल के आ गया। अगेन डायरेक्शन इसके आप खुद निकालिए। देखिए इसमें आप ये नीचे को है ना, तो आप इसकी निकाल लीजिए ये, और ये आपके मुंह पर आ रहा है, मुंह पर आ रहा है मतलब आउट आ रहा है। आउट समझ रहे हैं ना, अगर आपके कॉपी से बाहर की ओर आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है, तो उसको आउट कहते हैं। अगर उससे अंदर को जा रहा है तो इनवर्ड कहेंगे। ये दूसरा हो गया। अब मेरे को आप अपने लिए एक हेक्सागन का निकाल के दिखाएं। ठीक है, इसमें ये आई है और जिसकी साइड है ए है, और इसके सेंटर पे आप निकाल के एक प्रैक्टिस क्वेश्चन अपने लिए लिख लें। ये भी एनसीईआरटी में है, तो अब मैं कह रहा हूँ। हम चलते हैं टाइप 2 पे। अब आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें एक करंट मूव कर रही है 3 एम्पियर की। ठीक है, और इसकी जो रेडियस है आपकी, वो आपको दिया है कि आर है। ठीक है, और आर की वैल्यू 1 मीटर दे रखी है। तो आपसे कह रहे हैं कि जो सेंटर है इसका, ओ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो। ठीक, अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर 3 सेगमेंट हैं, ये पहला वाला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो अब यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, जैसे आपको यहाँ पर 3 चीज़ें दे रखी हैं, तो सिंपल सी बात है, आपको तीनों की वजह से निकालना है। ठीक, तो देखो इस वायर के सामने यहाँ पर निकालना है। तो मैंने आपको बताया है, कई बार बता दिया कि अगर एक वायर है उसके बिल्कुल सामने निकालना है, जैसे कि ये है एक वायर है, इसके बिल्कुल सामने निकालना है, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन B1 है तो वो 0 होगा हमेशा, आँख बंद करके। सिमिलरली इसमें भी B2 0 होगा। तो आपको अब डायरेक्शन इन दोनों की देखनी ही नहीं है। बचा कौन भाई साहब, ये बचे। तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा B3 इक्वल टू, ये हाफ रिंग है तो μ0I/2R होता है। तो हाफ रिंग में क्या करोगे, उसका भी आधा करना पड़ेगा, तो 4R हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब आपको करना क्या है, वैल्यू तो रखनी है। μ0 की वैल्यू रख लीजिए, क्योंकि μ0/4 पाई की वैल्यू है 10⁻⁻7। तो μ0 की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, थोड़ा इस क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए हम ये करते हैं, इसकी रेडियस को पाई मीटर कर लेते हैं। तो μ0 की वैल्यू उठा देते हैं यहाँ से, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, आई की वैल्यू है 3 और 4 हो गया, इंटू नीचे भी पाई आ जाएगा, इससे ही कट जाएगा, तो 3 इंटू 10⁻⁻7 आपका टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है डायरेक्शन की। तो मैंने आपसे कहा है, अब तो सिर्फ इसी का रोल है। तो जब आप अपनी फिंगर को ऐसे कर्ल करोगे करंट की डायरेक्शन में, तो थंब अंदर की ओर जा रहा है, थंब अंदर की ओर जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इनवर्ड, और इनवर्ड को करते हैं क्रॉस। ठीक है यहाँ तक। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा पलट अगर दें हम, मान लो इसमें करंट आई है, ऐसे मूव कर रही है, और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आर है, और आपको बी ओ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सिंपल सी बात है, ये जो लाइन सेगमेंट है ये वाला, अगर आप इसको नंबर कर दो बी मत लिखो, चलो B', C, D, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन 0, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन 0, बचा सिर्फ ये। और हाफ रिंग का मैग्नेटिक फील्ड μ0I/कितना हो जाएगा 4R। डायरेक्शन, अब देखो
जब आपके पास एक ऐसा डायग्राम होगा जहाँ पर आप फोल्ड नहीं कर पा रहे, अब यहाँ पर आप अपने फिंगर को करना कैसे करेंगे ना, थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो मैं आपको इसका एक ईजी वे बता रहा हूँ। ये है मान लो एक पेज, ठीक है। अब ये डायरेक्शन हमारी ऐसे है, ठीक है। अब हम इसमें कैसे ऐसे से करेंगे ना, तो एक काम करो, इस पन्ने को मोड़ लो, मोड़ लिया। अब इसमें आप तो ईजिली कर सकते हो ना, जैसे सुविधा हो रही है वैसे कर लो। करना राइट हैंड से। ये कहाँ को आया, हमारी आउटवर्ड आया, तो इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो आउट ऑफ प्लेन हो जाएगी। और आउट ऑफ प्लेन को हम कहते हैं आउटवर्ड, और आउट को हम दिखाते हैं डॉट से। चलिए अगला देखते हैं। आई होप आप समझ पा रहे हो, क्योंकि मुझे नहीं पता आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझा दूँ। तो आपको कमेंट लिखना है कि सर समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब मान के चलिए आपको ये दे दिया, ऐसे दे दिया, जिसमें ये आई करंट है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, ठीक है। और थोड़ा गोल है, और यहाँ तक ओ है, इसकी ये आर है। तो तीसरा हमारा ये एग्जाम्पल है, इस ओ पर आपको कैलकुलेट करना है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 4 सेगमेंट हैं। एक तो ये पी क्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसको ध्यान से अगर आप देखो ना बच्चों, ये आपका ऐसा नहीं है, देखो पी क्यू ओ, और ये डिस्टेंस आपको कैपिटल आर दी है। इसी को अगर मैं थोड़ा रोटेट कर दूँ, पी क्यू, ये ऐसी तो है। अगर आप इसको थोड़ा सा रोटेट कर दो तो ये P है, ये O पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस R है। तो ये कैसी वायर है, सेमी इनफाइनाइट वायर है। और सेमी इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड अगर इसका B1 है, तो B1 कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई ओवर 4πr। सिमिलरली इसको भी देखो, ये भी आपकी सेमी इनफाइनाइट वायर है, एक एंड बिल्कुल उससे फिक्स है आपका। तो अगर इसका B3 कंट्रीब्यूशन है, तो B3 की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई ओवर 4πr। अब रहा इस बीच वाले की बात, ये तो भाई इजी है। अगर इसका कंट्रीब्यूशन B2 है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा म्यू नॉट आई ओवर 4r। डायरेक्शन का लोचा, डायरेक्शन देख लीजिए, फिर वही बात आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें अगर आप देखें, आप इसकी डायरेक्शन देखें, तो सबकी आउट बनेगी। अगर आप इसको एक बार देखें, ये मेरा एक पेज ले लेता हूँ मैं। तो इस वायर को अगर आप, पहले मैं इस डायग्राम को बना लूँ, ये है और ऐसे है। तो इसको आप, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर निकालना है। तो आप क्या करिए, आप कहाँ ऐसे से हाथ घुमाना है ना, इसको पहले इसकी निकालनी है ना, इसको अच्छे से ऐसे बना लीजिए, ऐसे रोटेट कर लीजिए, ठीक। यहाँ पे निकालना है, तो कहाँ आई, आउट आ गई। इसकी देखो, आउट आई। अब इसको अपने हिसाब से घुमाना है, इसको हमने ये रख दिया, आउट आई। तो इसको आप एक पेज ना कॉपी अब फोल्ड कर लो, फिर जब आपको सुविधा हो रही है वैसे कर लो। मैं बहुत बच्चों को कहता हूँ, बच्चे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करके पूरा हाथ घुमा देंगे, हाथ टूट जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन भी नहीं, आंसर भी नहीं, और फिर कहेंगे यार मैग्नेटिक फील्ड तो आता है लेकिन डायरेक्शन नहीं आती। तो बी जो हो जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3, और आपका आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा, ठीक है। एक और कर लेते हैं ऐसे ही क्वेश्चन। अगला जो मेरा क्वेश्चन है, सपोज वो ऐसे है, ये रहा, इसको अगर मैं फोल्ड करके ऐसे बना दूँ, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप क्वेश्चन करिए, थ्योरी पढ़ के कुछ नहीं होगा, इसको स्मॉल बनाइए, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करोगे, आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा, और आप इजीली कर पाएंगे। इसकी रेडियस आर है। अब देखिए, यहाँ पर भी 3 पार्ट हैं। ये कोई आई है, देखो पहला पार्ट है ये। अब ध्यान से देखिए, अगर आप इसको पूरा ऐसे मिलाते हैं, ठीक है, तो ये जो सेंटर है, ये इसका सेमी इनफाइनाइट वायर बन गया। तो पहले का जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, वो हो जाएगा म्यू नॉट आई ओवर 4πr। और दूसरे के भी केस में देखो, अगर इनको मिला के देखें, सेमी इनफाइनाइट वायर तो बना, तो दूसरा भी हमारा आ जाएगा B2 इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4πr। और ये पूरी हमारी क्या है, ये पूरी हमारी एक
कॉइल है और कॉइल की वजह से क्या होता है, म्यू नॉट आई ओवर 2r, उसके नीचे पाई नहीं आता है। क्लियर है ना यहाँ पे। अब जब आप रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, ठीक है, तो जो हमारा B1 आया वही हमारा B2 आया, और डायरेक्शन भी देखें अगर, दोनों की आउट आएगी, तो इन दोनों की आउट आएगी तो ये रहा भैया आउट। और यहाँ देखो, यहाँ तो इजीली देख रहे हैं ना, इन आ गई, तो इसके आ गई इन, ये मान लो हमारा है B3। अब आपको डिसाइड करना है कि B1 ज़्यादा या B2 ज़्यादा, ठीक है। अब आपको सेंटर पे इफ़ेक्ट देखना है कि भैया किसकी हम यहाँ पे डोमिनेंसी करेंगे, इसकी करेंगे या इसकी करेंगे। तो भैया इस केस में देखो इसी की करोगे, क्योंकि ये ज़्यादा इससे क्या है, बाउंडेड है, ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा है इन दोनों के कंपैरिजन में, ठीक है। तो हमारा जो रिजल्टेंट भी हो जाएगा वो हो जाएगा B3 माइनस B1 माइनस B2, और डायरेक्शन इसी की रहेगी डॉट, तो आ जाएगा B3, ठीक है, B3। और इसको सॉल्व कर दीजिए, इन दोनों तो दोनों बराबर ही है, तो 2 टाइम कर लीजिए, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। B3 की वैल्यू हो गई म्यू नॉट आई ओवर 2r माइनस 2 टाइम म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर, ठीक है ना। तो ये डॉट हो गया। तो ध्यान देना कि जो स्ट्रेट वायर है, इन दोनों की तो आउट आ रही थी और इसकी इन आ रही थी, तो रिजल्टेंट है वो इन लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो रोल है मैग्नेटिक फील्ड में ना, इससे ज़्यादा है, इससे याद रखना इस बात को, ठीक है। अच्छा जी, ऐसे ही आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का, और ये लास्ट करते हैं, फिर कभी हम जब नीट के ना PYQ करेंगे इस पूरे चैप्टर के, तो वहाँ पर आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। मान लो ये 2 कॉइल है, ठीक है, और इस कॉइल में आई करंट मूव कर रही है और इस कॉइल में भी आई करंट मूव कर रही है, ठीक है। और अगर आप प्लेन बनाएं तो ये वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये हमने एक प्लेन बना दिया, एक्स और वाई बना दिया। अब ये आइडेंटिकल है, इन दोनों की जो रेडियस है, दोनों आइडेंटिकल है। रेडियस कितनी है, रेडियस है बच्चों 20 सेंटीमीटर, और जो करंट की वैल्यू है वो है √2 एम्पियर। तो आपसे पूछ रहे हैं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे है वो कितना होगा, ठीक है। तो ये नॉन कोप्लेनर का केस है। आपको ये पता है कि एक रिंग का जो कंट्रीब्यूशन है बी जो है वो म्यू नॉट आई ओवर 2r है। ये एक रिंग का है, पूरी 2 रिंग है। तो यहाँ पर आप देखिए, जो हमारा नेट रिजल्टेंट है इस वाले का इसके परपेंडिकुलर है। अगर ये पहली रिंग है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये दूसरी रिंग है B2, इसका इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये B2 हो जाएगा, ठीक है। इसको विजुलाइज करो, ये मतलब एक प्लेन में है, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट है, मैंने आपको क्या बताया था, इसका रिजल्टेंट यहाँ बनेगा बी नेट, और बी नेट की जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, √B1² प्लस B2²। क्लियर है यहाँ तक। वैल्यू रख दीजिए, दोनों की केस एक ही है। देखो यहाँ पर B1 और B2 दोनों बराबर है, अगर आप ध्यान से देखें। क्यों, आई सेम आर सेम। दिक्कत कहाँ पर आएगी, जब आई डिफरेंट होगा। तो ये सीधा आ जाएगा √2 टाइम्स बी, इसको बी कर लो, बी आ जाएगा। तो √2 टाइम्स म्यू नॉट आई ओवर 2r हो जाएगा, और वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रख के आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है जी। तो ऐसे आपको इन पे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक। एक और कर ले, चलो एक और करें। अगर जैसे कि मान लो ये है, एक ये है, ये बना दिया, और ये जो ये है, इस ये ओ पे निकालना है, ये आर रेडियस है, ये आई है, ये आई है, और ये आई है। तो अब आपको इसमें वैल्यू निकालनी है, सिंपल सी बात है। अभी मैंने कई सारे क्वेश्चन कर दिए। तो भैया ये जो है सेमी इनफाइनाइट वायर है, और ये भी सेमी इनफाइनाइट वायर, ये ही नहीं, ये वाली नहीं है। क्यों, क्योंकि ये वायर के बिल्कुल सामने है, तो इसका कंट्रीब्यूशन तो भैया B3 का 0 हो गया, ठीक है। इस वाले का होगा कुछ, मान लो इसका B1 है, तो B1 हो जाएगा म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर। इस वाले का जो
होगा हमारा कंट्रीब्यूशन B2 इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई ओवर आधी है ना, तो 4R। ठीक है, ये B3 का जीरो क्योंकि उसी के बिल्कुल सामने था। ये देखो, ये है सेमी इनफाइनाइट वायर, अगर R डिस्टेंस यहाँ पर निकालना है, और ये है आपका उसी पॉइंट पे, उसी के अबाउट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब रिजल्टेंट निकालोगे तो डायरेक्शन देख लो। इस वाले की डायरेक्शन अगर आप देखें, इसको अगर फोल्ड करें, तो जो हमारा इस B1 की वजह से है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डायरेक्शन है, वो निकाल के देखिए। और इस B2 का देखिए, तो नेट जो है दोनों की सेम आएगी। आप अगर देखेंगे तो दोनों की सेम आएगी। अगर एक ही डायरेक्शन आ रही है तब तो कोई लोचा ही नहीं है, सीधा ऐड कर दो। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो म्यू नॉट आई बाहर आ जाएगा और 4R बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1+1/पाई। ठीक है, तो ये था हमारा एक छोटा सा आपको समझाने का मेरा प्रयास था, जिसमें हमने डिस्कस किया कि कैसे हम स्ट्रेट वायर और कॉइल का कॉम्बिनेशन करके फॉर्मूला बना सकते हैं और उस फॉर्मूलों को अप्लाई कर सकते हैं। अभी ये शुरुआत है बच्चों, जब मैं इस पूरे चैप्टर की चैप्टर वाइज, अभी क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ है और अगले हफ्ते ही हो पाएगा वो, तो अभी मैं थोड़ा सा कहीं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो वो नहीं हो पाएगा अभी। आज मैं यहाँ यहीं पर हूँ अपने वर्क प्लेस पे, तो अगले हफ्ते मैं उसको करवाऊँगा। तो अगले हफ्ते दोनों हो जाएंगे टॉपिक आपके, जिससे नीट वालों की जो PYQ है उसमें एक बहुत अच्छी कमांड बन जाएगी। और तब तक इतना पढ़िए, आप समझिए, अपना प्रीवियस ईयर बैकलॉग ख़त्म कीजिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिए। ठीक है, वीडियो तो रोज़ ही आ रही है, कुछ ना कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो आप उनको ज़रूर देखिए, और एक अपना वैल्यूबल सपोर्ट कहें या कमेंट कहें वो दीजिए, लाइक दीजिए, शेयर दीजिए, वो आपकी सब मर्जी है। कंटेंट में अगर आपको कहीं पर लगता है कोई एरर है, आप उसको भी बताइए, क्योंकि कमियां इंसान से होती हैं, मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, क्योंकि हम सब परफेक्ट नहीं हैं, कुछ ना कुछ तो हम में कमियां हैं। तो आप वो सारी चीज़ें करके आप मुझे बताइएगा, तो फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। विशिंग ऑल द बेस्ट।